हम गवर्नेंस की बात करें। आज हम बात करेंगे द फीचर्स ऑफ गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के अभी लक्षण क्या है, लक्षण क्या है। आज हम इसकी बात करेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया में बैड गवर्नेंस क्यों है। हमेशा इंडिया में बैड गवर्नेंस क्यों है, आज अब इसकी बात करेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान देना इस बात को। चलो बात करते हैं हम लोग अभिशासन के लक्षण, गवर्नेंस के लक्षण क्या है। द फीचर्स ऑफ गवर्नेंस, द फीचर्स ऑफ गवर्नेंस की बात करें, यदि हम गवर्नेंस के फीचर को समझ गए तो यकीन करो यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो हम बेहतर जवाब देने में सक्षम रहेंगे। अब देखो आप, यदि गवर्नेंस के फीचर्स की बात करें हम लोग तो इसे ध्यान से समझना इस बात को। गवर्नेंस के फीचर की बात करें तो सबसे पहले होता है उत्तरदायित्व। हम इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा हम उत्तरदायित्व की बात करेंगे और उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। एक सेकेंड जरा मैं अपना देखो आप, इसमें दो चीजें हैं। एक राजनीतिक उत्तरदायित्व और दूसरा है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। देखो आप, दूसरा है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। एक तो आपका राजनीतिक उत्तरदायित्व पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। दूसरी चीज हम बात करें कि कानून का शासन हो। तीसरी चीज हम बात करें मानवाधिकारों का संरक्षण हो। अगली चीज हम बात करें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अगली चीज हम बात करें चीजें कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसे ध्यान से समझो इस बात को आप। यदि गवर्नेंस के लक्षण की बात करें तो गवर्नेंस के लक्षण की बात करें, इसके फीचर्स क्या है, तो फीचर्स में पहला फीचर्स है उत्तरदायित्व। ध्यान देना, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, लेकिन हम इसका जवाब तब बेहतर दे पाएंगे जब यह पता हो कि गवर्नेंस के लक्षण क्या है। या आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत में बैड गवर्नेंस क्यों है, बैड गवर्नेंस क्यों है। या आपसे यह पूछा जा सकता है कि सरकार गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है। और ये सारे प्रश्न बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं, ये जो ज्यादातर शब्द के मीनिंग और लक्षण से सही किए जा सकते हैं। अब देखो आप, उत्तरदायित्व में एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजनीतिक उत्तरदायित्व और दूसरा है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। अगला कानून का शासन हो। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कानून के शासन का अर्थ क्या है। कानून का शासन हो। अगला मानवाधिकारों का संरक्षण हो। अगली चीज हम बात करें पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो।
अगली चीज, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यह है गवर्नेंस का लक्षण। ध्यान देने इस बात को। उत्तरदायित्व में राजनीतिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, कानून का शासन। आपसे यह पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व या राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आप किस तरह के कदम उठाना चाहेंगे और क्यों? ध्यान देना, राजनीतिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आप किस तरह के कदम उठाना चाहेंगे और क्यों? सारी बातें आप ध्यान देने इस बात को। उत्तरदायित्व की बात करें, रिस्पांसिबिलिटी का अर्थ क्या है, राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, या प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, इसे देखो आप। हम सबसे पहले बात करें और क्या होना चाहिए। यदि हम राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करें, राजनीतिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी, राजनीतिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि जो भी दायित्व सौंपे गए हैं, हमेशा ध्यान दें इस बात को, जनहित के प्रति उन्मुख होना और सौंपे गए कार्यों का अनुपालन। इसका समान अर्थ होता है राजनीतिक उत्तरदायित्व का, जो अर्थ होता है कि जनहित के प्रति उन्मुखता तथा सौंपे गए दायित्व का पालन। यह एक सामान्य अर्थ है पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी की मीनिंग, जनहित के प्रति उन्मुखता। इसका मतलब क्या है? जनता का कल्याण प्राथमिक है। और दूसरी चीज, आप सौंपे गए दायित्व का पालन, यह इसका सामान्य अर्थ है। आप एक चीज सोचो जरा, यदि आप राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करते हो ना, मान लिया जाए आप राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करते हो, यदि राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करोगे तो होगा क्या? तो स्थिति राजनीतिक उत्तरदायित्व यदि हो तो राजनीति में शुचिता होगी। शुचिता का मतलब यह है राजनीति में पवित्रता होगी। हमेशा यदि आप राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करते हो तो इससे क्या होगा? एक तो राजनीति में शुचिता होगी, दूसरा यह होगा राजनीतिक निष्पक्षता होगी, तीसरा यह होगा राजनीतिक सत्यनिष्ठा होगी, चौथा राजनीति सेवा का साधन। अगली चीज, राजनेताओं द्वारा आचार संहिता का पालन होगा। अगली चीज, राजनीति में भ्रष्टाचार का अभाव होगा। इसे ध्यान से समझो आप। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। मैंने क्या कहा आपसे? यदि आप राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करते हो, बहुत समान अर्थ है। यदि राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करोगे तो स्वाभाविक है राजनीति में शुचिता होगी। शुचिता का मतलब होता प्योरिटी, पवित्रता होगी। नंबर 2, राजनीतिक निष्पक्षता होगी।
नंबर 3, राजनीतिक सत्यनिष्ठा होगी। अगली चीज, राजनीति सेवा का साधन बन जाएगा। राजनीति करने का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, यह इसका लक्ष्य बन जाएगा। अगली चीज, राजनेताओं द्वारा आचार संहिता का पालन होगा। जो राजनीतिक आचार संहिता है उसका पालन हर राजनेता करेगा। अगली चीज, राजनीति में भ्रष्टाचार का अभाव होगा। यदि यह राजनीतिक उत्तरदायित्व होगा तो प्रश्न यह उठा कि राजनीतिक उत्तरदायित्व को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे। हम राजनीतिक उत्तरदायित्व को हम सुनिश्चित कैसे करें। आप ध्यान से सुने इस बात को। यदि हम राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की बात करें, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं देखो, आप प्रश्न यह उठा कि छोटी छोटी चीजें देखो आप, राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए हम उचित उपाय की बात करें ताकि राजनीतिक उत्तरदायित्व हमारा सुनिश्चित है। इसके लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन। पहली बात, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन। मैं यह बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे शब्द हैं, 15 से 20 शब्द, और बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा आंसर लिखते समय। आप पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी को कैसे मजबूत करोगे? आप के लिए उचित उपाय क्या है? तो पहली चीज, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन। और जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन की बात करोगे तो यह कैसे होगा? हमेशा हम इसे कैसे करेंगे? आप ध्यान से ना, यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की बात करते हो तो आप ईवीएम की बात करो, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करो। आप इसका मतलब क्या चीज है? यदि इसके लिए आप ईवीएम की बात करते हो और यह चीज हमारे गवर्नेंस का लक्षण है, तो यह जितना ज्यादा मजबूत होगा हमारा गवर्नेंस उतना ज्यादा मजबूत होगा। यदि आप गवर्नेंस को मजबूत करना चाहते हो तो राजनीतिक उत्तरदायित्व को मजबूत करना होगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन। और इसके लिए क्या चाहिए? ईवीएम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करो आप। दूसरी चीज, चुनाव में काले धन के प्रयोग पर रोक की बात करो आप। जो ब्लैक मनी का प्रयोग होता है उससे रोक दो आप। तीसरी चीज, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक की बात करो आप। और चौथी चीज, राजनीति में धर्म एवं जाति के अप्रयोग पर रोक की बात करो आप। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज हम ये कहें, चुनाव आयोग को सशक्त एवं अंत में देखा जाए चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को दंडनीय
अपराध घोषित करना। इसे ध्यान से समझो इस बात को। मैंने क्या कहा? राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए उचित उपाय क्या है? तो पहली चीज, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की बात करो आप। जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की बात करोगे तो ईवीएम का प्रयोग करो आप। चुनाव में ब्लैक मनी के प्रयोग पर रोक की बात कर दो आप। तीसरी चीज, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक की बात करो आप। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण दोनों अलग होता है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ यही है कि राजनेताओं द्वारा चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहयोग लेना। यदि राजनेताओं द्वारा चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहयोग लिया जाता है तो उसे कहा जाता है राजनीति का अपराधीकरण। किंतु अपराध के राजनीतिकरण का अर्थ यह है कि अपराधियों द्वारा स्वयं चुनाव लड़ना। तो ध्यान सुनो इस बात को। मैंने क्या कहा? राजनीति के अपराधीकरण पर रोक की बात करो आप। राजनीति में धर्म एवं जात के प्रयोग पर रोक की बात करो। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक विशेष आदेश जारी किया है जिससे हम राजनीति में चुनाव के दौर में धर्म एवं जाति सूचक वाक्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला, आप चुनाव आयोग को सशक्त बनाओ और सक्रिय बनाओ। आप कैसे बनाओगे? ये एआरसी में दिया है कि क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष और सशक्त बनाने के लिए। हम उसे कैसे सशक्त बनाएंगे? अगली चीज, चुनाव आचार संहिता होती है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को आप दंडनीय अपराध घोषित कर दो आप। और जब तक ये चीज नहीं होगी, सच तो ये है काफी हद तक ईवीएम का प्रयोग हो चुका है, लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है। राजनीति के अपराधीकरण अभी रोक नहीं लग पाई। आज भी राजनीति में धर्म और जाति का प्रयोग चल रहा है। और चुनाव आयोग बेशक सशक्त है, पर चुनाव आयोग इतना सशक्त नहीं है जो चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। वो अगली चीज देखो, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित कर दो आप। प्रश्न ये उठा, यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करते हो ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन, तो इसका परिणाम क्या होगा? हमारा चुनाव निष्पक्ष है और हमारा चुनाव स्वतंत्र है। तो एक चीज ध्यान देना, इसका परिणाम यह होगा कि चुनावी परिणामों की स्वीकारता बढ़ जाएगी। चुनावी परिणामों की स्वीकारता। नंबर 2, प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान एवं सदन की गरिमा में वृद्धि होगी। तीसरा क्या होगा? कानून का शासन मजबूत होगा। नंबर 4, कानून का अनुपालन होगा। इसे ध्यान से समझो इस बात को। आपसे ये कि यदि आपने चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष करा दिया तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका यह परिणाम होगा कि चुनावी परिणामों की स्वीकारता बढ़ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अफ्रीका महाद्वीप के अनेक ऐसे देशों में चुनाव निष्पक्ष न होने से उसकी स्वीकारता नहीं होती। परिणाम क्या होता है? उस देश के नागरिक 2 भागों में बंट जाते हैं। कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं और कुछ लोग चुनाव के परिणामों का विरोध करते हैं। और जब चुनाव के परिणामों का विरोध होता है तो वह देश गृह युद्ध में फंस जाता है। इसका मतलब क्या चीज है कि यदि देश ये चाहता है कि पूरा भारत का प्रत्येक नागरिक चुनावी परिणामों को स्वीकार करे, और जब स्वीकार करेगा तो स्वाभाविक है
जीते गए प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और सदन की गरिमा में वृद्धि होगी। तीसरी चीज हम बात करें, कानून का शासन मजबूत होगा और कानून का अनुपालन बढ़ जाएगा। आखिर क्यों? मान लिया जाए मैं एक सामान्य नागरिक हूं, यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, किसी प्रतिनिधि ने फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता है, तो स्वाभाविक है मेरे अंदर उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं रह जाएगी। और जब उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं रह गई, तो वो प्रतिनिधि जा करके जिस कानून का निर्माण करेगा, मैं उस कानून को फॉलो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे अंदर उसके प्रति सम्मान की भावना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हुआ ही नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है कि जब आप चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाते हो तो होगा क्या? कानून का शासन और कानून का क्या होगा? अनुपालन। और एक सबसे बड़ी चीज तो यह है कि प्रशासन के राजनीतिक पर रोक लग जाएगा। प्रशासन के राजनीतिकरण पर रोक तथा प्रशासन का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा। मत चुनाव यदि स्वतंत्र है और निष्पक्ष है तो यह परिणाम होगा। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणामों को इंगित करते हुए इसके लिए उचित उपाय बताएं। यदि उचित उपाय पूछेगा तो ये इन बिंदुओं का उल्लेख करो आप, और यदि परिणाम पूछता है तो ये होगा। तो पहली चीज, राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए उचित उपाय क्या है? एक चीज सोचो जरा, यदि आपने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कर दी, आपने आचार संहिता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, तो ये जितने भी कदम है, यदि आपने इस कदमों का अनुपालन किया तो ये निष्पक्ष होगा। ये निष्पक्ष होगा तो राजनीतिक उत्तरदायित्व होगा। यदि ये होगा तो गवर्नेंस क्या होगा? मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक उत्तरदायित्व गवर्नेंस का लक्षण है, और ये जितना ज्यादा ये मजबूत होगा, हमारा गवर्नेंस उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इसकी मजबूती के लिए ये जरूरी है, और इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ईवीएम को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। कुछ पार्टियों ने यह कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़, इससे कुछ पार्टियों ने कहा कि आप ईवीएम के थ्रू चुनाव नहीं होगा, बल्कि बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव होगा। इसका मतलब क्या चीज है? आपने ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क लगा करके आपने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा तो फिर चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। यदि इसकी निष्पक्षता प्रभावित हुई तो राजनीतिक उत्तरदायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। यदि ये प्रभावित हुआ और संदिग्ध हुआ तो आपका गवर्नेंस भी क्या हो जाएगा? संदिग्ध हो जाएगा। इसे यह कहा जाता है कि आप क्या करो, आप चुनाव को निष्पक्ष बनाओ और स्वतंत्र बनाओ। आप पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करें राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए उचित उपाय की बात करें हम लोग। एक चीज ध्यान देना इस बात को। दूसरा जो उपाय है जिसकी बात, वापस बुलाने का अधिकार। वापस इसका मतलब यह है कि आम जनता चाहे तो प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। तो वापस बुलाने के अधिकार की बात करें, यदि आपने वापस बुलाया तो होगा क्या? जनप्रतिनिधि जवाबदेह होंगे, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि आप वापस बुलाने के अधिकार की बात करते हो तो इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि मैंने किसी को चुनकर भेजा है सदन में, तो मैं जब चाहूंगा उसे वापस बुला लूंगा। यदि वह मेरे हितों के अनुकूल काम नहीं करता तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। हमेशा
वापस बुलाने के अधिकार की बात की जाए। अब सोचो जरा, यदि आप इसकी बात करते हो तो इसका परिणाम क्या होगा? पहला परिणाम तो यह होगा कि राजनीति में जवाबदेहिता, राजनीति में जवाबदेहिता बढ़ जाएगी, पहली बात। नंबर 2, जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी। के प्रति प्रतिबद्धता में वृद्धि। तीसरी चीज, जन इच्छा को महत्व। अगली बात देखो, राजनीति में क्या होगी? पारदर्शिता होगी। अगली चीज, संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग। और अंत में हम बात करें, पहली बात, प्रशासन के राजनीतिक दुरुपयोग पर रोक लग जाएगी। अगली चीज हम बात करें कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर समाप्त हो जाएगा। नौकरशाही संस्कृति समाप्त। अब इसे ध्यान से समझो, बड़ा मजा आएगा। देखो इस प्रश्न को, मैंने क्या कहा? राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए उचित उपाय क्या है? जब आप उचित उपाय की बात करोगे आप, तो वापस बुलाने का अधिकार। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा? पहला पॉइंट ये कहा था मैं आपसे बार बार कहता हूं कि शब्द को समझो आप। यदि आपको वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गई ना, तो यकीन करो यूपीएससी के प्रश्न कठिन नहीं होते। और मैं बार में प्रूफ कर दूंगा, इस बात को मैं सिद्ध कर दूंगा कि यूपीएससी का पेपर कितना आसान है। वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आपको शब्द की मीनिंग नहीं पता है। अब मैं केवल क्या कर रहा हूं? शब्द की मीनिंग तो बता रहा हूं, ये वर्ड्स की मीनिंग बता रहा हूं कि इसका परिणाम ये होगा और कैसे करोगे आप। इसे आप बार बार समझो इसको ध्यान से। मैंने क्या कहा? वापस बुलाने का अधिकार किसे? जन